नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 की तैयारी को लेकर के। तो आपको बताते चले झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 बहुत ही जल्द आपका यहां पर होने जा रहा है। इतने कम समय में आपकी तैयारी करने में बहुत ही यहां पर दिक्कत हो सकती है। आपको बताते चले इसी के साथ बाज़ार में बहुत तरह के बाज़ारू किताब प्रैक्टिस बुक आ गए हैं और आप क्या करेंगे कि यहीं से बाज़ारू किताब या प्रैक्टिस वर्क बुक लेकर के आप तैयारी करेंगे और उस तैयारी के बाद आपका यहाँ पर रिजल्ट होने वाला है 0। ठीक है, तो आपको बता देते हैं कि यदि आप झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा चाहे आप 1 to 5 या 6 to 8 किसी में भी परचम लहराना चाहते हैं तो अभी न्यू सिलेबस के अनुसार आपको यहाँ पर जो है जैक परीक्षा ले रही है और जैक जो भी परीक्षा लेती है आप अनुकरण कीजिएगा 2013 का या 2016 का। तो आपका सारा प्रश्न जो था वो जेसीईआरटी या जैक की किताब से आए हुए थे, लेकिन फिर भी लोगों ने बहुत तरह तरह के यहाँ पर परीक्षाओं का किताब पढ़ा जिसमें रिजल्ट बहुत ख़राब हुआ था। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पढ़ा था वो यहाँ पर पूरा अपना परचम लहराए थे और वो पास कर गए थे। तो देखिए आपको बताते चले यदि आप परचम लहराना चाहते हैं तो आपको हम यहाँ पर अपने चैनल पर ओनली फॉर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पूरा कंप्लीट नोट्स यहाँ पर आपको हम करवाते हैं। उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर पूरा तैयारी उसका पीडीएफ, उसके साथ उसका रिकॉर्डेड क्लास, उसके बाद लाइव क्लास, उसके बाद ऑफलाइन सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो आप जेटेट की तैयारी करना चाहते होंगे और 1 से 5 या 6 से 8 में परचम लहराना चाहते होंगे तो आप अभी हमारे यहाँ से कोर्स लेकर के जुड़ सकते हैं। तैयारी शुरू कर दी गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले एडमिशन लेने का एक ऑफर चल रहा है, पहले आओ पहले पर पाओ के तर्ज पर सिर्फ 100 कैंडिडेट का अभ्यर्थियों का नामांकन यहाँ पर 500 रुपये में किया जाएगा। यानी 1 से 5 में आप नामांकन कराना चाहते हैं तो 500 रुपये लगेंगे और 6 से 8 में नामांकन किसी भी सब्जेक्ट में करना चाहते हैं तो आपको 500 रुपये यहाँ पर लग रहा है। आप जल्दी से अपना नामांकन कर लेंगे और जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे नोट्स पीडीएफ देखना नहीं भूलेंगे। आपको एक बार फिर हम बता देते हैं अभी आकलन परीक्षा हुई उसमें इस नोट से जितने लोगों ने एडमिशन लिया था उनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा है। अगर किसी ने लिया है तो आप पता कर सकते हैं। और सहायक आचार्य का पेपर 3 का भी अभी जो कंडक्ट ये नोट्स चल रहा था उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको यहाँ से हूबहू भिड़े हैं इससे। तो आपका आगे जेटेट में भी भिड़ने वाला है। आप सभी सिर्फ जुड़ जाइएगा क्योंकि यहाँ विभिन्न राज्यों के जेटेट परीक्षा का हल प्रश्न पत्र भी आपको हम प्रैक्टिस के रूप में करवाने वाले हैं। तो परीक्षा देखिए 1-2 दिन 3 दिन भी बचा है तो आप यहाँ से अगर आप नहीं क्लासेस ज्वाइन कर पाएँ तो आप लास्ट में देखिए 499 रुपये में नोट्स यहाँ से आपको मिलेंगे। आप लेकर के जरूर परचेज करके वह परीक्षा में जाने से पहले पढ़ लीजिएगा। यदि कम पढ़कर ज़्यादा कम प्रश्न पढ़कर और ज़्यादा अंक उठाना चाहते हैं तो आपके पास मात्र एक ही ऑप्शन एक ही है, वो है आपका जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक। तो आप देखना नहीं भूलेंगे। यदि आप नोट्स बना लिए हैं तो बहुत अच्छा बात है, अगर नहीं बनाए हैं तो आप यहाँ से एडमिशन ले लीजिएगा या नहीं तो यहाँ से नोट्स परचेज करके एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा। चलिए चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। इन उद्देश्य से बनाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? वैसे बांध देखिएगा अभी भारत में बहुत से बांध ऐसे हैं, भाखड़ा नंगलबाग दामोदर नदी घाटी बांध, ये विभिन्न उद्देश्य से बनाए गए हैं। तो इसको क्या कहते हैं? एकल दिवसीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना, दोनों या कोई नहीं। ठीक है, तो विभिन्न उद्देश्य से जो बनाए जाते हैं बांध उसको बहुउद्देशीय परियोजना हम लोग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है? यही प्रश्न देखिए जेएसएससी में जो है अभी तक 3 बार पूछा गया है कि बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है। और यहाँ पर क्या होता है, प्रश्न पता नहीं चलता कि कहाँ से है, लेकिन कहाँ से निकला हुआ प्रश्न ये आपको जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से देखिएगा तो क्लास 10 का एक्सरसाइज 3 में तो वहाँ पर आपको एकदम बहुत अच्छा तरह से दिया हुआ है। ठीक है, तो बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए बांधों को जो यहाँ पर आधुनिक भारत का मंदिर कहे हैं उनका नाम है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने ही बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। अगला है नर्मदा बचाओ आंदोलन किस प्रकार का संगठन है? एक चीज़ आपको बता देते हैं, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन को आप और अच्छा तरह से देख लीजिएगा। आपके पास अगर और कोई साधन है तो और अच्छा तरह से यहाँ पर नर्मदा बचाओ आंदोलन को देख लीजिएगा। ओके, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन एक संगठन है। किस प्रकार का संगठन है? सरकारी संगठन है, सहकारी संगठन है, गैर सरकारी संगठन है या कोई नहीं। ठीक है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वो क्या है? एक एनजीओ है और ये गैर सरकारी संगठन है। ठीक है, गैर सरकारी संगठन है। नर्मदा बचाओ आंदोलन किस राज्य से जुड़ा हुआ है? बताना है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है किस राज्य से जुड़ा हुआ है, किस राज्य का आंदोलन है? गुजरात का, आंध्र प्रदेश का है, महाराष्ट्र का है या केरल का? ठीक है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन किस से जुड़ा हुआ है? गुजरात राज्य से जुड़ा हुआ है। नर्मदा बचाओ आंदोलन गुजरात राज्य से जुड़ा हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर
नोट आपके लिए बना दिया गया है, जो यहाँ से नोट्स परचेज करते हैं। बहुत लोगों ने नोट्स परचेज किए हैं और बहुत अच्छा तरह से तैयारी भी की है। सभी का यहाँ पर नौकरी होने जा रहा है। अगर आप भी अभी तक नहीं किए हैं तो आप यहाँ से नोट्स परचेज करके 2 दिन पहले भी, 1 दिन पहले भी पढ़ करके ही जाइएगा, ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन है जो जनजातीय लोगों, किसानों, पर्यावरणवादियों और मानवाधिकार को गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध में किया गया है, ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन कैसा संगठन है, ये भी पूछा गया प्रश्न है। तो एक गैर सरकारी संगठन है और किसके लिए है, तो जनजातीय लोगों, किसान, पर्यावरणवादियों और मानवाधिकार को गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है, सरदार सरोवर बांध के विरोध में किया गया है। किसके बांध के विरोध में, सरदार सरोवर बांध के विरोध में। ये सरदार सरोवर बांध भी वही है, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, सरदार सरोवर बांध कहाँ बनाया गया है। पूछा गया है कि सरदार सरोवर बांध जो है कहाँ बनाया गया है, क्योंकि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके किसके विरोध में किया गया है, तो सरदार सरोवर बांध। आखिर ये सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है, गुजरात में नर्मदा नदी, दिल्ली में यमुना नदी, झारखंड में दामोदर नदी या कोई नहीं, ठीक है। तो इसका विरोध जो है गुजरात में यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है। कहाँ किया जा रहा है, गुजरात में नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो ये भी वहीं पर है, गुजरात में नर्मदा नदी पर ही सरदार सरोवर बांध को बनाया गया है। देखिए ऐसे विशेष नोट्स है, सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है, ठीक है। यह भारत की बड़ी जल संसाधन परियोजना है जिसमें 4 राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान सम्मिलित है, ठीक है। सरदार सरोवर बांध परियोजना में कौन कौन राज्य है, 4 राज्य है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है और राजस्थान है, ठीक है। और नर्मदा बचाओ आंदोलन इसी के विरोध में किया गया है, कहाँ पर, गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर ऊभी बांध का बनाया गया है। और एक ऐसा संगठन है, एक गैर सरकारी संगठन है, ठीक है। प्रश्न आया हुआ है, अगला है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा होने वाला स्थान कौन सा है, मौसिनराम, खेतड़ी, पोरबंदर या कोई नहीं, ठीक है। देखिए ये भी प्रश्न आपका जेएसएससी में जो है अभी तक 4 बार पूछा गया है, ठीक है। जेएसएससी का जो परीक्षा हुआ है, दरोगा है, यहाँ पर आपका हाई स्कूल शिक्षक है और यहाँ पर अमीन कर्मचारी, राजस्व कर्मचारी हुए थे। तो इसमें पेपर 1 में जो है आपका वो बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा मौसिनराम में होती है, याद रख लीजिएगा। यहाँ से एक प्रश्न आपका आ सकता है। अगला है, कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ वर्षा जल संग्रहण को बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। देखिए अभी बहुत जगह की, बहुत राज्यों की जो सरकारें हैं वो बहुत अधिक तरह से काम कर रही है राज्यों में वर्षा के लिए, जल के लिए। तो एक ऐसा भी राज्य है जहाँ वर्षा जल संग्रहण को बनाना अनिवार्य कर दिया गया, यानी सभी को वर्षा का जल जो होता है उसको संग्रह करना अनिवार्य कर दिया गया है। मतलब अगर नहीं है तो आप पर बैन लगाया जा सकता है, आप पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो चाहे वो नली का पानी निकल रहा हो, चाहे बरसात के दिनों में छत का पानी निकल रहा हो, उसके संग्रह करने के लिए सभी को अनिवार्य कर दिया गया है। चाहे उस तरह टैंक बनाना पड़े आपको, चाहे किसी भी तरह का चीज़ हो जिसमें पानी को रखना अनिवार्य किया गया। कौन सा राज्य है, तमिलनाडु है, राजस्थान है, मेघालय है या गुजरात है, ठीक है। इसका राइट आंसर तमिलनाडु है, ठीक है। तमिलनाडु में ये अनिवार्य कर दिया गया है वर्षा जल का संग्रहण करना, ठीक है। बहुउद्देशीय परियोजना किस उद्देश्य से बनाया गया है, बहुउद्देशीय परियोजना किस उद्देश्य से बनाया गया है। जो हमारे यहाँ बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, जैसे भाखड़ा नंगल बांध आपका हो गया, दामोदर नदी घाटी परियोजना हो गया, कृष्णा सागर परियोजना हो गया, ये सब सारी जो परियोजनाएं बनाई गई है उसका उद्देश्य क्या था, किस उद्देश्य से किया गया है। यानी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस उद्देश्य से बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन है आपका मछली पालन, विद्युत उत्पादन, कृषि कार्य या सभी, ठीक है, या सभी। तो देखिए बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो थी उसमें सभी कार्यों को शामिल किया गया था। मछली पालन भी उद्देश्य था, विद्युत उत्पादन भी उद्देश्य था, कृषि कार्य भी उद्देश्य था, यानी इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। यानी बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब ही है बहु मतलब बहुत और उद्देश्य मतलब उद्देश्य, जिसका अनेक उद्देश्य से बनाया गया हो, जिनका बहुत उद्देश्य से बनाया गया हो, वही योजना तो बहुउद्देशीय घाटी परियोजना है, ठीक है। तो इनका हो जाएगा सभी कार्यों के लिए। कौन समभारी का उदाहरण है, वो बताना है कि इसमें कौन समभारी का उदाहरण है। 1H1, 1H2, 17Cl35, 17Cl35, 19 के 40, 20 Ca40, ठीक है। तो 1H1 और 1H2 दोनों में परमाणु संख्या 1 है, इसलिए यह समस्थानिक है। 17Cl35, 17Cl37 परमाणु संख्या सेम है, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है, समस्थानिक है। 19 के 40 और 20 Ca40 इसमें परमाणु संख्या अलग अलग है, परमाणु संख्या अलग अलग है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान जो है एक ही है, इसलिए क्या है, समभारिक है। तो इसमें कौन समभारिक है,
इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। एवरेस्ट किस देश में स्थित है? माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? यहाँ से प्रश्न निकल के आया हुआ है, पूछा गया है। तो ये किस देश में स्थित है? नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? नेपाल में स्थित है। कंचनजंगा किस देश में स्थित है? तब हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत शिखर जो भारत में पड़ती है वो है आपका कंचनजंगा। और कंचनजंगा किस देश में स्थित है? तो भारत देश में स्थित है। ठीक है, कंचनजंगा भारत में स्थित है और यह हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो पुराना चीज क्या हो जाता है? पुराना चीज बेकार हो जाता है, बेकार। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी और ब है इसमें, इसलिए इसको बांगर कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। नया जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? खादर, बांगर, दोनों या कोनी। ठीक है, तो नया चीज क्या किया जाता है आपको बताया था अभी, नया चीज खाना चाहिए, नया चीज खाना चाहिए। ठीक है, तो खाना से क्या हो जाएगा? खादर। खाना से क्या हो जाएगा? खादर। और नया से नया, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। ठीक है, तीन और जल से या समुद्र से घिरा हुआ चीज को कौन क्या कहते हैं? ये प्रश्न आपका 11 बार पूछा गया है। द्वीप कहते हैं, प्रायद्वीप, लक्षद्वीप या कोई नहीं। तो तीन तरह से घिरे हुए क्षेत्र को हम लोग यहाँ पर प्रायद्वीप कहेंगे। ठीक है, प्राय तीन तरफ से घिरे हुए, तो प्राय तीन तरफ, तो प्राय तीन याद रखिएगा, मतलब तीन तरफ से घिरा हुआ तो प्रायद्वीप कहेंगे। और चारों ओर समुद्र से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहेंगे? समुद्र द्वीप, प्रायद्वीप या कोई नहीं। ठीक है, तो चारों तरफ से जो क्षेत्र घिरा हुआ रहेगा उसको हम लोग द्वीप कहेंगे। खारे पानी की सबसे बड़ी झील का नाम? भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील, कुराल झील, पीलीभीत झील या कोई नहीं। तो चिल्का झील है, ये कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न ये भी था कि चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? 1001 बार ये प्रश्न आपको देखिएगा तो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अब तक पूछा गया है, इसलिए इसको तुम कंप्लीट कर लीजिएगा। और JCERT का तो कंप्लीट नोट्स देखना भूलिएगा ही नहीं। अगर आप 10 तक देख लेते हैं 6 to 10 तो यहाँ से आपका 80% कंप्लीट आ रहा है। और अभी तो जो नोट्स अभी आपको देखिए हम यहाँ पर क्या करवाए हैं, जो क्वेश्चन 2 और 3 मई को आए हुए हैं उसका हमने लाइव प्रूफ भी आपको प्रश्न है और उसके बाद किताब का पेज नंबर भी हम आपको दे करके क्लियर कर दिए हैं, तो आप उसको भी वीडियो देखना मत भूलिएगा। ठीक है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? वियतनाम, थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया। ठीक है, तो अंकोर वाट का मंदिर जो है यहाँ पर आपका है कंबोडिया में। ठीक है, कहाँ पर है अंकोर वाट का मंदिर? कंबोडिया में है। और इसका निर्माण जो है सूर्यवर्मा द्वितीय ने करवाया है। ये भी प्रश्न पूछा गया था कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण जो है सूर्यवर्मा द्वितीय ने करवाया। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। हिंदी चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन था? हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो हिंदी चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? इंग्लैंड थे, फ्रांस थे, डच थे या पुर्तगाली थे? आपको बताना है। ठीक है, तो हिंद चीन पहुंचने वाले देखिए जो प्रथम व्यापारी थे ना वो आपका पुर्तगाली थे। कौन थे आपके? पुर्तगाली लोग सबसे पहले पहुँचे थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। हिंद चीन में जो फ्रांसीसी बसे थे उनको क्या कहा जाता था? फ्रांसीसी को कोलोन, फ्रांसीसी, शासक वर्ग या जनरल। ठीक है, तो देखिए हिंद चीन में जो बसने आए फ्रांसीसी उनका नाम यहाँ पर चेंज कर दिया गया था और उनको कहा जाता था कोलोन। उनको क्या कहा जाता था? कोलोन कहा जाता था। नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? जो नरोत्तम सिहानु थे इनका नाम बहुत ही फेमस है, देख लीजिएगा, नहीं तो ऐसा ही नाम मिलेगा तो कहेंगे तो यह तो प्रश्न कहीं था ही नहीं, बहुत दूर से आया है, दूसरे जगह से। ऐसा नहीं है। जितना भी अभी देखिए 2-3 तारीख को जो परीक्षा हुआ है ना उसका अगर आप लोग कहिएगा तो हम देखिए यहाँ पर आपके लिए उसका लाइव प्रूफ, उसका वीडियो आपको दिखा देंगे चैप्टर वाइज। और अभी आज से हम देखिए आपके लिए एक चीज़ और शुरू करने जा रहे हैं। आपको बता दे रहे हैं कि जो प्रश्न आए हैं उसी पर आधारित उसी तरह का और प्रश्न आपको उसको 5-10 प्रश्न उसी पर आधारित हम आपको रिहर्सल करवा देने वाले हैं। जिसके बाद क्या होगा कि आपको अभी जो परीक्षा होगा ना उसी टाइप का प्रश्न आएगा, उस चैप्टर से आएगा ही आएगा जो चैप्टर से आया है, तो उसी को अब हम कंप्लीट करवा देंगे। आपको सिर्फ ज़रूरी है कमेंट करने की कि करवाया जाए या नहीं करवाया जाए। अगर आप चाहते हैं कि अति संभावित प्रश्न, आए हुए प्रश्न पर आधारित अति संभावित प्रश्न, तो आपको आज से चालू कर देंगे हम। ठीक है, आप जरूर कमेंट कीजिएगा या नहीं तो फ़ोन जरूर कीजिएगा। मेरा मोबाइल नंबर आपको दिया गया है 9631054226। ठीक है, तो नरोत्तम सिहानु कहाँ के शासक थे? तो वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया। ठीक है, कहाँ के शासक थे? कंबोडिया के शासक थे। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? प्रश्न आए हुए हैं। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? फान बोईचाओ, हो ची मिन्ह, कुआंग
या रिचू, ठीक है। इसका देखिए ये जो आपका लिखा हुआ था द हिस्ट्री ऑफ द लॉन्स ऑफ वियतनाम, इसका लेखक था फान बोई चाउ। कौन था? फान बोई चाउ जो है इसके लेखक थे। 6 मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौते को क्या कहते हैं? 6 मार्च 1946 को फ्रांस और वियतनाम के बीच एक समझौता हुआ था, ठीक है। उस समझौता को क्या कहा जाता है? जेनेवा समझौता, हनोई समझौता, पेरिस समझौता, धर्मनिरपेक्ष समझौता क्या कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो समझौता का नाम था आपको हनोई समझौता था। क्या था? हनोई समझौता था। उसके आधार पर किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? कौन सा प्रसिद्ध दार्शनिक ऐसे थे जो एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी किसने करार दिया? रसेल ने, हो ची मिन्ह ने, नरोत्तम सिहानुक ने या रूसो ने? किसने यहाँ पर दोषी करार दिया था, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा रसेल। रसेल ऐसे वैज्ञानिक थे, दार्शनिक थे जिन्होंने अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था। हिंदी चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? हिंदी चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? जब हिंदी चीन क्षेत्र समाप्त हो रहा था उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? प्रश्न आए हुए हैं। वाशिंगटन, निक्सन, जॉर्ज बुश या कोई नहीं, ठीक है। तो हिंदी चीन क्षेत्र में जिस समय युद्ध की समाप्ति हो रही थी उस अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे वो आपके निक्सन थे। कौन थे? निक्सन या निक्स भी कहा जाता है। हुआ क्या था? हुआ क्या था? यही प्रश्न आया था और लोग नहीं बना पाए, ठीक है। हुआ क्या था? क्रांतिकारी, साम्राज्यवादी, धार्मिक, क्रांतिकारी, धार्मिक। देखिए हुआ जो था एक संस्था था और वह एक क्रांतिकारी धार्मिक संस्था थी। यहाँ पर बुद्धिस्ट लोगों की एक क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था। 12वीं शताब्दी में सूर्यवर्मा द्वितीय ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? याद रखिएगा, सूर्यवर्मा द्वितीय छप रहा है आपके एग्जाम में, ठीक है। 12वीं शताब्दी में सूर्यवर्मा द्वितीय ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? खजुराहो का मंदिर, अंकोर वाट का मंदिर, सूर्य मंदिर या कोई नहीं, ठीक है। तो अभी इसके पहले भी ये प्रश्न आया था लेकिन वो था कि अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने कराया या अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो ये अंकोर वाट को याद रख लीजिएगा। तो 12वीं शताब्दी में सूर्यवर्मा द्वितीय ने किस मंदिर का निर्माण करवाया? तो अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण करवाया। राइट आंसर बी होगा। काउंट काबूर को विक्टर एम्यूनल ने किस पद पर नियुक्त किया था? देखिए काउंट काबूर जो थे वो यहाँ पर विक्टर एम्यूनुएल को यहाँ पर प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किए थे। किस पद पर नियुक्त किए थे? प्रधानमंत्री के पद पर उनको नियुक्ति दिया गया था। फ्रांस और प्रसा के बीच में सन 1870 युद्ध कहाँ हुआ था? ठीक है, फ्रांस और प्रसा के बीच में जो सन 1870 इसमें युद्ध हुआ था जिसको हम लोग क्या कहते हैं सेडोन का युद्ध, वो कहाँ हुआ था? तो सेडोन में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? सेडोन में हुआ था। यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है? 1001 बार प्रश्न पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यूरोप का मरीज किसको कहते हैं? तुर्की को, इटली को, इंग्लैंड को या फ्रांस को? तो यूरोप को जो है तुर्की का मरीज कहा जाता है। यूरोप को किसको मरीज कहा जाता है? तुर्की को यूरोप का मरीज के नाम से जाना जाता है। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन थे? जर्मनी का जो एकीकरण किया जा रहा था उसके प्रमुख वास्तुकार कौन थे? मैजेनी, गैरिबाल्डी, लेनिन या बिस्मार्क? ठीक है, तो इसके प्रमुख जो यहाँ पर वास्तुकार थे वो आपका गैरिबाल्डी थे। कौन थे आपका? गैरिबाल्डी। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? काउंट काबूर, बिस्मार्क, गैरिबाल्डी या मेजीबी? ठीक है, तो जर्मनी के एकीकरण के लिए जो उत्तरदायी था वो यहाँ था बिस्मार्क। क्या है? कौन थे? बिस्मार्क जो है जर्मनी के एकीकरण के उत्तरदायी माने गए हैं। बिस्मार्क का नाम बहुत बार आता है इसलिए इनको याद रखिएगा। ये जो गैरिबाल्डी न थे वो पेशे से क्या थे? गैरिबाल्डी जो थे उनका पेशा क्या था? जमींदार, सिपाही, नाविक, कोई नहीं। ठीक है, तो ये जो गैरिबाल्डी थे वो पेशे से नाविक थे। क्या थे? वो पेशे से नाविक थे। पूछा गया प्रश्न है आपका एग्जाम में। रक्त एवं लौह की नीति का प्रतिपादन किसने किया? वर्ल्ड हिस्ट्री के अंतर्गत यदि पूछा जाता है आपको कि रक्त एवं लौह की नीति का प्रतिपादन किसने किया? मैजेनी, हिटलर, बिस्मार्क या कोई नहीं। ठीक है, तो रक्त एवं लौह की नीति का जो प्रतिपादन किए थे वो आपका बिस्मार्क ने किया था। जर्मनी का बिस्मार्क को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिस्मार्क का।
किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा स्रोत था? यह कौन सा ऐसा देश था जिसका साहित्य और ज्ञान विज्ञान जो है यूरोप वासियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में काम किया था? जर्मनी, यूनान, इंग्लैंड या तुर्की। ठीक है, तो यूनान देश का देखिए जो साहित्य और ज्ञान विज्ञान था वही जो है यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना और आगे बढ़ाने में मदद मिला। देखिए, आप घर बैठे ही जेटेट परीक्षा की तैयारी यहाँ इस चैनल से कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर सारा नोट्स, पीडीएफ, उसके बाद उसका लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, सारा कुछ आपको व्यवस्था कर दिया गया है। आप यहाँ से 500 रुपये में जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। तो आप वीडियो देखने के बाद अभी अभी जरूर कॉल कर लीजिएगा। 1 और 1.5 के बीच का दूरी निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप यहाँ पर रूट दीजिए। ये क्या है आपका x1 और ये क्या है आपका y1, ये क्या है आपका x2 और ये क्या है आपका y2। तो x2 में से x1 को घटाइए तो 1 और 1 में से 4 को घटाएंगे तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। y2 कितना है 5 है और y1 कितना है 4 है। 5 माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो गया ना। बराबर चलेंगे, अंडर रूट 1 माइनस 4 तो कितना हो गया -3 का स्क्वायर और 5 माइनस 1 तो कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 16 और 9 हो जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 5। यही मात्रक, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत जल्दी जल्दी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए बाकी बनाया हुआ है, आप देख लीजिएगा, आपको जहाँ समझ में नहीं कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको भी बहुत जल्द सोल्व करेंगे हम लोग। बिंदु P31 और बिंदु Q32 के बीच का दूरी निकालिए ना, निकालना है। देखिए सबसे पहले एक लाइनिंग खींच दीजिए आप। यहाँ पर P हो गया और एक यह हो गया 31 हो गया। यहाँ पर Q लिख दीजिए और ये क्या हो गया 32 हो गया। कैसे निकालते हैं, तो यह आपका हो गया देखिए x1 y1, यह क्या हो गया आपका, यह हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट x2 माइनस x1। तो x2 कितना है 3 है, x2 कितना है आपके पास, देख लेते हैं x2 आपके पास कितना है। तो x2 आपके पास 3 है, अंडर रूट कर लेंगे x2, ये x2 है 3 और x1 है 3। ठीक है, तो 3 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 2 है और यहाँ पर y1 कितना है 2 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब 3 में से 3 गया तो कितना बच गया 0 और प्लस 2 में से 1 गया कितना बच गया 0, 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 और 1 का स्क्वायर 1, 0 प्लस 1 और 0 प्लस 1 को रूट करेंगे तो 1 आएगा और रूट 1 का मात्रक करेंगे तो 1 मात्रक आएगा। ठीक है, 1 किस में है, सी में है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, तो यदि आप जेटेट में अपना परचम लहराना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े, क्योंकि यहाँ पर आपको जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का चुनिंदा प्रश्न जो देखिएगा तो आपको लगेगा कि यही परीक्षा में आया हुआ था। तो सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम करवा रहे हैं, तो आप हमारे साथ क्लासेज को ज्वाइन कर लीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में यहाँ से तैयारी कर सकते हैं और 499 रुपये में यहाँ से सारा नोट्स पीडीएफ भी परीक्षा में जाने से पहले एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सभी चुने हुए महत्वपूर्ण प्रश्न से आपका प्रश्न आने की 100% गारंटी होगी। तो आप अभी कभी देख करके जुड़ जाइएगा और तैयारी करने लगिएगा। देखते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस 15 कोट स्क्वायर ए का मान क्या होगा। 15 कोसेक स्क्वायर ए माइनस 15 कोट स्क्वायर का मान क्या होगा। तो देखिएगा, इसको यहाँ पर बताइएगा 15 आंसर होगा, 20 आंसर होगा, 21 होगा या कोई नहीं। जेएसएससी का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए इसको कवर अप करते हैं। तो दोनों में 15 है, 15 को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, बचेगा मेरा अंदर में क्या कोसेक स्क्वायर ए और माइनस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, आपको सूत्र दिया गया था 15 हो गया और कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1, तो 15 इंटू 1 बराबर क्या हो जाएगा 15 और यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे बना हुआ है, आप सभी देख लीजिएगा। देखिए एक प्रश्न इस तरह का भी आता है, कभी कभी देख लीजिएगा, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये प्रश्न भी आया हुआ था, साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए आपको इसके पहले जो एक्सरसाइज 8.3 है उसमें क्लियर किए हुए हैं कि देखिए यहाँ पर मान जो होता है किसका होता है, 0 डिग्री का होता है, 30 डिग्री का होता है, 45 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। बीच में किसी का मान नहीं आता है, इसलिए वैसे प्रश्न को हम लोग क्या करते हैं जोड़ के देख लेते हैं कि दोनों का योग 90 हो रहा है कि नहीं। तो आप देखिए 70 डिग्री और 20 डिग्री कितना हो गया, 70 डिग्री प्लस 20 डिग्री बराबर हो गया 90 डिग्री। तो ये पूरा कोण वाला फार्मूला को लगाइएगा। ठीक है, पूरा कोण वाला फार्मूला को हम लगाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, ये जो दो गो है उसमें से एक किसी को हम चेंज करते हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं, तो अगर पहला को हम रहते हैं साइन स्क्वायर 70 डिग्री और प्लस
तो इसको हम चेंज करेंगे साइन स्क्वायर 20 डिग्री को, दोनों में से एक को चेंज करना ही है, जो दोनों पर 90 जोड़ने पर होगा उसमें से किसी एक को, तो इसको छोड़ दिए तो इसको चेंज करेंगे। तो अब आपको ध्यान देना है कि साइन 90 में से कितना घटाएं कि यहाँ 20 आ जाए। तो इसके लिए हम आपको बताएं कि 20 लाना है, तो यहाँ पर देखिए जो लाना है वो 90 में से कितना घटा के 20 आ जाए, तो ये बगल वाले का जस्ट उसके दूसरे वाले को आपको ले लेना है। तो 90 माइनस क्या हो जाएगा 70 डिग्री, ठीक है, 90 माइनस 70 डिग्री तो हो गया कितना, देखिए साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या होता है कोस थीटा, क्या होता है कोस थीटा, यानी कोस स्क्वायर 7 डिग्री, ठीक है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है ना, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका भी मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 किस में आपका ए में है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर बनाया हुआ है, आप सभी देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कोस स्क्वायर 35 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 55 डिग्री का मान कितना होगा, ठीक है। 35 और 55 का मान होता नहीं है, तो आप जोड़ लीजिए, 35 और 55 मिला के कितना हो रहा है 90 हो रहा है ना, तो 90 हो रहा है, मतलब ये क्या है, इसमें से एक चेंज करने वाला प्रश्न है, ठीक है। तो अब चेंज करने वाला प्रश्न है तो एक को छोड़ देंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर कोस स्क्वायर 35 डिग्री और प्लस कोस स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर रहने देंगे। अब 90 में से कितना घटाएं कि 55 आ जाए, ठीक है। तो जैसे ये दिमाग में आता है कितना घटाएं कि 55 आ जाए, तो ये बगल वाला घटा देना है, ठीक है। यानी दूसरे का अगर घटाने काम कर रहा है तो उसमें से पहला वाला अंक घटाना है। तो 90 माइनस का आ जाएगा 35 डिग्री हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पर हो गया आपको कोस स्क्वायर 35 डिग्री प्लस कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या होता है साइन थीटा, तो साइन और स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर रहेगा और यहाँ पर हो जाएगा 35 डिग्री। अब देखिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में थीटा सेम है, इसका मान कितना होगा 1, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। कम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र या राजस्थान। तो कल्प कम तमिलनाडु में है, कहाँ है तमिलनाडु में है। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या कोई नहीं। तारापुर बहुत बार पूछा गया है और आपको देखिए हम यहाँ पर अलग से भी नोट्स देंगे, ये तो किताब का है इसलिए इसमें हम किसी चीज़ को शामिल नहीं किए हैं। परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में कौन स्थित है उसका भी ट्रिक आपको हम दे देंगे, यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। अगला रावत भट्ट परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या सभी, ठीक है। तो रावत भट्ट परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है, तो रावत भट्ट जो है आपका राजस्थान में है। रावत भट्ट कहाँ है, राजस्थान। रावत भट्ट और रा से राजस्थान, यानी रावत भट्ट जो है आपका राजस्थान में है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र रिएक्टर जो है किस राज्य में स्थापित किया गया, तो वो आपका जो है यहाँ पर भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र रिएक्टर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया, ठीक है। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र है भारत का। भारत का प्रथम ज्वारीय ऊर्जा का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है, गुजरात राज्य के कल्प खाड़ी में, नरौरा उत्तर प्रदेश, कल्पकम तमिलनाडु या कोई नहीं। तो गुजरात के कच्छ खाड़ी में स्थापित किया गया। मृत पेड़ पौधे या जीव जंतुओं के अवशेष के विघटन के फलस्वरूप कौन सी गैस प्राप्त होती है, प्राकृतिक गैस, बायोगैस, जीवाश्म ईंधन। तो कौन सी गैस, जीव जंतुओं के अवशेषों, सड़े गले अवशेष के फलस्वरूप जो है यहाँ पर बायोगैस की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका बायोगैस हो जाएगा। बायोगैस में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। बायोगैस आया हुआ है, इसमें आपका मीथेन पाया जाता है। पर्वतीय क्षेत्र के जंतु की क्या विशेषता होती है, इनकी खाल चमड़ी मोटी होती है, इनके बाल बहुत ज़्यादा होते हैं, याक जैसे जंतु पूरे बाल से ढके रहते हैं, सभी, ठीक है। तो पर्वतीय क्षेत्र में जो होता है ये सभी विशेषता पाई जाती है, राइट आंसर डी होगा। मछली का श्वसन अंग क्या होता है, नाक, पूंछ, गलफड़ा, गिल्स या कोई नहीं। यानी मछली जो सांस लेती है वो किससे लेती है, तो मछली का श्वसन अंग जो होता है वो गलफड़ा होता है या उसी को हम लोग गिल्स कह लेते हैं, ठीक है। अगला मछली की विशेषता दिया गया है, तो नोट्स जरूर पर चेक कर लीजिएगा, ये आपको जेटेट पास करने में बहुत ज़्यादा काम करेगा। तो जेटेट की जब आप तैयारी कीजिएगा ना तो यहाँ से फिर से जुड़िएगा, आपको ये सब सारा चीज़ जो है बनाया। और जेटेट के लिए तो मैंने समझिए कि आपको यहाँ पर सभी राज्यों का प्रश्न पत्र उपलब्ध है, सिर्फ एग्जाम की आने की देर है, उसमें तो आपको 100% स्कोरिंग हम करवाएंगे, ठीक है। व्हेल तथा डॉल्फिन में श्वसन अंग कहाँ होता है, गिल्स, सिर पर स्थित नासाद्वार, पूंछ या कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सिर पर स्थित नासाद्वार। देखिए कभी कभी व्हेल या डॉल्फिन जो होते हैं वो पूरा देखते हैं ऊंचाई के साथ पानी के बाहर तक आते हैं, जिसमें अगर नाव वो हो तो वो भी पलटने का डर रहता है, ठीक है। तो ये क्यों आते हैं, क्योंकि इनका यहाँ पर नासाद्वार होता है जो सांस लेते हैं, ऊपर निकलते हैं पूरा स्पीड में, तब पानी के ऊपर आते हैं और जब ये सांस लेता फिर अंदर चले जाते हैं डॉल्फिन, ठीक है। तो ये यही होता है कि सिर पर उनका स्थित जो है
नासा द्वार होता है, ठीक है। वायसराय कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग। तो अभी देखिए आपको क्या था, तो पहले भारत का गवर्नर जनरल था, क्या था? भारत का गवर्नर जनरल। ये कौन थे? विलियम बेंटिक। अभी भारत के गवर्नर जनरल का पद चल रहा था। तो लास्ट में अभी भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो यहाँ पर आपका जो है लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर, तो ये प्रथम जो आपका आ गए, तो भारत का अंतिम वायसराय, ठीक है। यहाँ पर वायसराय, तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो हो गया यहाँ पर अंतिम वायसराय, तो वो आपका कौन हो गया? लॉर्ड माउंटबेटन होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो अभी आपका चल रहा था भारत का वायसराय, वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और उसका जो चल रहा था अंतिम कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद क्या हो गया? भारत का स्वतंत्र हो गया। तो ये यहाँ पर जो हो गया भारत का वायसराय, वो आपका हो गया लॉर्ड माउंटबेटन हो गया, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, भारत का क्षेत्रफल है कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 33.7 लाख वर्ग किलोमीटर, 36.5 लाख वर्ग किलोमीटर, 37.4 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत इसको हम लोग रखते हैं, ठीक है। भारत का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार कितना है? 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर में वो 3 से स्टार्ट होगा, यानी 3 से होगा तो कितना होगा? 3200 किलोमीटर होगा इसका उत्तर से दक्षिण की विस्तार, ठीक है। ये भी पूछा जाता है भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार किस प्रकार का है? तो भारत का उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। भारत का उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कहाँ तक फैला हुआ है? कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, ठीक है। अगला है, भारत का पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार कितना है? पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार कितना है? 3200, 3000, 2900 या 3300। तो भारत का पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार कितना है? यहाँ पर 2900 किलोमीटर में फैला हुआ है। यह पूर्व में कैसे है, ये भी प्रश्न पूछ दिया जाता है। तो यह पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ की खाड़ी गुजरात तक स्थित है, फैला हुआ है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन है? चीन, अमेरिका, भारत या ब्राज़ील? तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश जो है आपका यहाँ पर भारत है, ठीक है। न्याय की जंजीर के लिए इतिहास में कौन प्रसिद्ध है? न्याय की जंजीर बहुत बार प्रश्न पूछा है। अकबर था, जहांगीर था, बाबर था या औरंगजेब था? कौन था आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर न्याय की जंजीर के लिए इतिहास में कौन प्रसिद्ध था? तो वो प्रसिद्ध था आपका जहांगीर। सर टॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में भारत आए थे? 1001 बार ये प्रश्न पूछा गया है और आप भी देख लीजिएगा, ये आएगा। और देखिए आपको जेसीईआरटी से सारा प्रश्न ये आप देख रहे हैं, चैप्टर वाइज हम आपको निकाल के दे रहे हैं, ठीक है। अकबर, बाबर, जहांगीर या औरंगजेब? तो सर टॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आए थे? तो ये आपको जहांगीर के दरबार में आए हुए थे। जहांगीर की पत्नी का नाम क्या था? नूरजहां, शाहजहां, सायरा निशा या सायरा? क्या था, ठीक है। तो जहांगीर के पत्नी का नाम क्या था? नूरजहां। नूरजहां को मेहरून निशा के नाम से भी जाना जाता है। वास्तुकला की दृष्टि से किस शासक का शासनकाल स्वर्ण युग माना जाता है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या बाबर? ठीक है। तो वास्तुकला की दृष्टि से जो है आपको यहाँ पर शाहजहां का शासनकाल माना जाता है स्वर्ण युग। आगरा का ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो आगरा का ताजमहल जो है वो शाहजहां के द्वारा करवाया गया। देखिए ये ताजमहल वाला जो ट्रिक है हम आपको दे दिए हैं बहुत अंदर से, जिसके बाद आपको अगर आपको किसी को देखिए सामाजिक ज्ञान बहुत भारी लगता है, लेकिन आप इस तरह से ट्रिकी यदि उसको कंसेप्ट क्लियर करते चलिएगा ना, तो आपको देखिए वो बहुत ही अच्छा लगने लगेगा और आपका स्कोर जरूर बढ़ जाएगा। तो आप सभी यहाँ से जरूर स्कोर को बढ़ाने का काम कीजिएगा और नोट्स PDF ले लीजिएगा। कोई जेसीईआरटी का पूरा 100% आपको हम बना करके यहाँ पर दे रहे हैं। दिल्ली का लाल किला का निर्माण किसने करवाया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? किसने करवाया दिल्ली के लाल किले का निर्माण? ये भी 1001 बार प्रश्न पूछा गया है। तो ये आपका है शाहजहां। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब या नूरजहां? तो जामा मस्जिद का निर्माण जो है वो आपको यहाँ पर करवाए हैं शाहजहां। मुगल शासकों का अंतिम प्राक्रमिक शासक कौन था? मुगल शासक हुआ उसका अंतिम प्राक्रमिक शासक कौन था? औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर या बाबर? तो मुगल शासक का अंतिम प्राक्रमिक शासक जो था वो आपका औरंगजेब था। कौन था? औरंगजेब। जिंदा पीर के नाम से किसको जाना जाता है? बहुत ही वीवीआई प्रश्न जेएसएससी में 3 बार पूछ दिया गया है। जिंदा पीर के नाम से किसको जाना जाता है? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या बाबर? तो जिंदा पीर के नाम से जो है वो किसको जाना जाता है? तो आपको औरंगजेब को जाना जाता है।
शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद, खुर्रम, सलीम या बदरुद्दीन? क्या था आपका शेर शाह के बचपन का नाम? ठीक है, तो शेर शाह के बचपन का नाम क्या था आपका? फरीद था। शेर खां के नाम से किसको जाना जाता है? अकबर को, जहांगीर को, शाहजहां को या औरंगजेब को? तो शेर या किसी को नहीं, तो शेर शाह को ही देखिए शेर खां के नाम से जाना जाता है। दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी ने उसे एक शेर के आक्रमण की रक्षा करने के उपलक्ष्य में शेर खां की उपाधि दी गई थी। तो शेर शाह को ही क्या कहा जाता है? शेर खां के नाम से जाना जाता है। इसमें चारों में कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर कोई भी नहीं है, तो इसका आंसर होगा कोई नहीं है। शेर खां का पहला संघर्ष किसके साथ हुआ? शेर खां का पहला संघर्ष किसके साथ हुआ? अकबर का, बाबर से, हुमायूं से या कोई नहीं? तो इसका किसके साथ हुआ था? तो हुमायूं का जो लड़ाई होता था वो शेरशाह या शेर खां के साथ होता था। चुनार के किले पर कब्जे को लेकर उसका हुमायूं के साथ पहला संघर्ष हुआ था। शेरशाह का पहला संघर्ष चुनार के किलों पर कब्जे को लेकर के हुमायूं के साथ हुआ था। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली, जयपुर, सासाराम या कोई नहीं? तो शेरशाह का मकबरा जो है कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है। ग्रैंड ट्रंक रोड या जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया? 1001 बार आने वाला प्रश्न है। ग्रैंड ट्रंक रोड या जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया? शेरशाह, बाबर, औरंगजेब या कोई नहीं? तो ग्रैंड ट्रंक रोड या जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया? तो ये आपको शेरशाह ने करवाया। शेरशाह के शासन प्रबंध की जानकारी किस पुस्तक में मिलती है? तारीख शेरशाही, तारीख अकबरी, तारीख औरंगजेबी या कोई नहीं? तो शेरशाह के शासन प्रबंध की जानकारी जिस पुस्तक में मिलती है वो आपका है तारीख शेरशाही। शेरशाही है तभी शेरशाह होगा, इसलिए तारीख शेरशाही में इसका विवरण मिलता है। शेरशाह के समय शासन प्रबंध की जानकारी किसके द्वारा दी गई? अब्बास खां शेरवानी, महमूद अब्बास, अब्दुल रहीम खान खाना या कोई नहीं? तो शेरशाह के समय शासन प्रबंध की जानकारी जो है वो अब्बूस खान शेरवानी, तो शेरवानी यानी शेरशाह, तो उसमें देखिए शेर लगा हुआ रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है, शेरवानी है। मनसबदारी व्यवस्था किस पत्ती पर आधारित था? तो मनसबदारी व्यवस्था जो है मंगोल नेता चंगेज खां के दशमलव प्रणाली पर आधारित था, ये भी आया हुआ था। तीर्थ यात्रा तथा जजिया कर को किसने समाप्त किया? तीर्थ यात्रा कर तथा जजिया कर को किसने समाप्त किया? जहांगीर, शाहजहां, अकबर या बाबर? तो ये बहुत बार प्रश्न आया हुआ है कि तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर को किसने समाप्त किया? एक ने समाप्त किया और दूसरे ने लागू भी कर दिया, तो इसका समाप्त कौन किया था? तो समाप्त जो है अकबर ने किया था। इसका